बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान रूल्स 1968। अब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो एक्ट है उसके बाद ये बनाए गए हैं रूल्स, और ये 72 रूल्स हैं टोटल, और उसमें से 36 में पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, और आज के बाकी के जो रूल्स रह गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। रूल 37 सेक्शन क्या क्या सेक्शन मुँह से निकलते 37 इंस्पेक्शन ऑफ मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स फाइल्ड इन द तहसील रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम और कंसाइंड टू द डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम। अब द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ तहसील सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम, जो रिकॉर्ड रूम का ऑफिसर इंचार्ज है, तहसील का हो या सब डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का, तहसील या फिर सब डिविजनल का जो ऑफिसर होगा इंचार्ज, वो क्या करेगा, शैल अलाउ एनी वन इंटरेस्टेड टू इंस्पेक्ट द मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर द एक्ट एंड द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर द वेस्ट पाकिस्तान कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस 1960 and to take notes therefrom and in pencil in his presence in record room ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ऑन ऑल वर्किंग डेज। अब वो कहता है कि अगर किसी ने कोई मैप्स या कोई लैंड रिकॉर्ड जो कि किसी भी होल्डिंग का है उसको इंस्पेक्ट करना है, तो फिर जो ऑफिसर इंचार्ज है उस तहसील का या उस सब डिविजनल के रिकॉर्ड रूम का, तो वो अलाउ करेगा उस शख्स को, लेकिन और साथ वो नोट लिखेगा उसकी प्रेजेंस में कि इस शख्स ने फलां शख्स ने अप्लाई किया था उस रिकॉर्ड रूम में उस डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, लेकिन वो वर्किंग आवर में अप्लाई करेगा, उसके अलावा नहीं है। उसके लिए उसने क्या करना होगा, एन एप्लीकेशन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स kept in the revenue record room shall be made in writing and shall distinctly specify the record inspection of which is desired। वो एक एप्लीकेशन देगा कि वो इंस्पेक्ट करना चाहता है, स्पेसिफिकली बताएगा कि कौन सा मैप या कौन सा रिकॉर्ड उसने इंस्पेक्ट करना है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रूम नहीं इंस्पेक्ट करेगा, जो भी उसको रिक्वायर्ड होगा वो करेगा। अब द फॉलोइंग चार्जेस शैल बी पेड फॉर ईच आवर और पार्ट देयर ऑफ ऑन विच द इंस्पेक्शन इज़ मेड। जितने घंटे वो लगाएगा उस घंटे पे ऑर्डिनरी अगर टाइम लिएगा तो वो 2 रुपये चार्ज किए जाएंगे, और अगर अर्जेंटली बेसिस पर मतलब एक इंस्पेक्शन के लिए वो फॉर एप्लीकेशन जितनी आई हुई होंगी सबका वो फर्दर टाइम देते रहेंगे, तो फिर तो 2 रुपये होंगे। अगर वो कोई कहता है कि अर्जेंट उसे चाहिए तो फिर 4 रुपये। अब व्हेन द एप्लीकेशन डज नॉट स्पेसिफाई द नंबर date and nature of record to be inspected, or if the description given in such application is incorrect, and it shall in consequence be necessary to search the record, a fee at ₹2 shall be payable for such research। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन का स्पेसिफिक नंबर ही नहीं है और या कोई उसकी स्पेसिफिकेशन ही नहीं है कि कौन सा रिकॉर्ड चेक करना है, तो भी उस इंस्पेक्शन रिकॉर्ड चेक करने के लिए उसको फ़ी देनी पड़ेगी 2 रुपये, मतलब वो 2 रुपये अलग से चार्ज करने जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द डिस्ट्रिक्ट कानून को एंड तहसील ऑफिस कानून को विल बी इन द डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफ द रिकॉर्ड रूम्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील सब डिविजन रिस्पेक्टिवली। इन एब्सेंस ऑफ दीज ऑफिशियल्स देयर assistant or other officials अपॉइंटेड और डिप्यूटेड बाय द कलेक्टर शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज़। वो कहता है कि जो इस मकसद के लिए कानून को तहसील का या डिस्ट्रिक्ट का जो भी कानून को होगा वो ऑफिसर इंचार्ज होगा इस मकसद के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करवाने के हवाले से। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर जो कलेक्टर है वो अपॉइंट करेगा किसी और शख्स को। अ सेपरेट एप्लीकेशन शैल बी मेड एंड सेपरेट फ़ी पेड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ ईच रिकॉर्ड। हर रिकॉर्ड के लिए अलग एप्लीकेशन होगी और अलग फ़ी पे की जाएगी। द फी शैल बी पेड बाय मीन्स ऑफ कोर्ट फी स्टैम्प्स अफेक्स्ड और टू द ओरिजिनल एप्लीकेशन बिफोर द रिकॉर्ड इज़ हैंडेड ओवर टू द एप्लीकेंट। अब जो फ़ी जो है वो मतलब वो जो टिकट्स मिलती हैं कोर्ट फीस की, तो वो 2 रुपये की उसके ऊपर लगाई जाएगी डॉक्यूमेंट के ऊपर, और फिर वो उसको दिया जाएगा जो भी इंस्पेक्ट करना चाहता है। आगे है जी 37A प्रिपरेशन ऑफ प्रोड्यूस स्टेटमेंट्स एंड 5 ईयरली एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ यील्ड। अब एनी इंटरेस्टेड पर्सन, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो मे अप्लाई टू द कोर्ट कंसर्न फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोड्यूस स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द disposal of rent cases and 5 yearly abstracts of yield required in cases relating to the temporary alienation of land in satisfaction of a decree of a civil or revenue court।
द फॉलोइंग फीस शैल बी चार्ज फॉर प्रोड्यूस स्टेटमेंट। अगर सिर्फ स्टेटमेंट प्रोड्यूस करनी है तो फिर 2 रुपये चार्ज होंगे फॉर फर्स्ट 10 खसरा नंबर्स एंड 20 पैसा फॉर ईच एडिशनल खसरा हार्वेस्ट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ सिंगल केस। अब ₹20 देने पड़ेंगे 5 पर स्टेटमेंट नंबर पर ₹20 इन। अच्छा जी, 5 ईयरली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ यील्ड 50 पैसा फॉर 1 खसरा नंबर एंड 20 पैसा फॉर एवरी additional खसरा number subject to a maximum of ₹20 in a single case. On receiving the application under sub-rule 1, the court concerned should collect from the parties concerned the amount of fee prescribed under sub-rule 1 2। अब ये जो अमाउंट है वो कोर्ट कलेक्ट करेगी और उसके अलावा क्रेडिट 3/4 ऑफ द फी दस रिलाइज्ड इनटू द ट्रेजरी अंडर द रिसीट हेड 7 लैंड रेवेन्यू मिसलिनियस कॉपिंग फी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोड्यूस स्टेटमेंट एंड 5 ईयरली एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ यील्ड। अब वो कहते हैं कि 3/4 जो है वो तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाएगा, जो कि लैंड रेवेन्यू का 7 मिसलिनियस कॉपिंग फ़ी के हवाले से जो भी उसमें वो मतलब रिकॉर्ड है तो उसके हवाले से वो उसमें मेंशन करेगा। अब दूसरा है बाकी जो क्रेडिट द रेस्ट 1/4 3/4 गवर्नमेंट रजीम में जाएगा, जो बाकी 1/4 होगा उस फ़ी का ऑफ द फी टू द डिपॉजिट हेड डिपॉजिट ऑफ फीस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर वर्क डन फॉर प्राइवेट बॉडीज़ अंडर द सिविल डिपॉजिट, और वो जो है बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जाएगा 1/4। इशू द रिक्वेजिशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सच स्टेटमेंट और एब्स्ट्रैक्ट टू द सरदार कानून गो और तहसीलदार कंसर्न हु शैल देयर अपॉन काज सच स्टेटमेंट और एब्स्ट्रैक्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न्ड ऑफिशियल विद इन 10 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच रिक्वेजिशन। जब भी उसके पास कोई रिक्वेजिशन आएगी रिकॉर्ड या स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए तो 10 दिन के अंदर उसने प्रिपेयर करनी होगी, किसने, कानून गो ने। Statements or abstract relating to civil courts and district headquarters shall be prepared by the Naib Sadar Kanun Ko at those relating to the courts of Assistant Commissioner Tehsildar, Naib Tehsildar and other courts at Sub-Divisional Tehsil or Sub-Tehsil Headquarters shall be prepared by the Tehsil Office Kanun Ko फॉर द पर्पज़। अब वो कहता है कि अगर कोर्ट के हवाले से कोई स्टेटमेंट है, कोई रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्ट है वो प्रिपेयर करना है तो फिर वो नाइब सदर कानून को करेगा। अब फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस रूल एंड द नाइब सदर कानून को एंड तहसील ऑफिसर कानून को शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एनी ऑफिशियल अपॉइंटेड और डिप्यूटेड बाय द कलेक्टर फॉर दिस पर्पज़। अब नाइब सदर कानून को या फिर कानून को जो भी कलेक्टर अपॉइंट करेगा इस मकसद के लिए। एट द क्लोज ऑफ ईच क्वार्टर द कोर्ट कंसर्न्ड शैल सेंड द डिपॉजिट रिसीट टू द तहसीलदार और सदर कानून को कंसर्न्ड हु विल अरेंज टू ड्रा 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ फी referred to in clause C of sub rule 3 for payment to the official concerned from the expenditure head 7 land revenue, land records, district charges, other allowances and honorarium fee to Kanungos for preparing products statements and 5 yearly abstracts of yields। वो कहते हैं कि जब भी वो क्वार्टर ईयर क्लोज करेगा तो कोर्ट जो भी कंसर्न है उस हवाले से वो डिपॉजिट करेगी रसीट्स तहसीलदार को और सदर कानूनगो को, जो भी इससे कंसर्न है, जो फिर अरेंज करेगा उस 1/4 अमाउंट को जो भी उस क्लास के के दर मतलब जो उस रेवेन्यू ऑफ पब्लिक सर्वेंट को मिलनी है उसके एक्सपेंडिचर के हवाले से भी वो चार्जेस और अलाउंस और ऑनररी जो भी होंगे उसको रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा। द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सच रिक्वेजिशंस एंड द अमाउंट ऑफ फी चार्जेबल शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर मेंटेन्ड इन द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तहसील एज द केस में बी इन फॉर्म 23A। फॉर्म 23A में वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स मेंशन करेगा। आगे है जी पार्ट 5 क्रॉप इंस्पेक्शन एंड खराबा। 38 date on which inspection of each harvest to be concerned. The commissioner may fix the date on which the inspection of each harvest shall commence according to the circumstances of the area
In the absence of such fixation of dates, the inspection of each harvest shall commence as follows. अब वो कहता है कि जो कमिश्नर है ना वो हर हार्वेस्ट की इंस्पेक्शन के हवाले से, हार्वेस्ट मतलब काश्त के कब कौन सी काश्त हो रही है तो उसको इंस्पेक्ट करना है, मतलब फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंड रेवेन्यू के हवाले से इंस्पेक्शन की जाएगी ना उसकी, तो वो कमिश्नर डेट फिक्स करेगा। लेकिन अगर कमिश्नर डेट फिक्स नहीं करता तो फिर ये वाली डेट फिक्स होगी। जो फसल खरीफ है उसको 1 अक्टूबर को इंस्पेक्शन की जाएगी, फसल रबी जो है उसकी 1 मार्च को की जाएगी, और एक्स्ट्रा ज़्याद रबी 15 अप्रैल को इंस्पेक्शन की जाएगी। When for any reason the ripening of the crop is later than usual, the collector may postpone the inspection for a period not exceeding 15 days. लेकिन अगर फसलों की जो काश्त है वो अनयूजुअल है, मतलब यूजुअल जो स्पेसिफिक टाइम होता है किसी भी फसल की काश्त के लिए, लेकिन अगर वो उस टाइम पे नहीं हो रही काश्त तो फिर जो कलेक्टर है वो पोस्टपोन कर सकते हैं इंस्पेक्शन के टाइम को, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा का नहीं करेगा। 39 है जी क्रॉप इंस्पेक्शन रजिस्टर। फॉर ईच स्टेट अ क्रॉप इंस्पेक्शन रजिस्टर गिरदावरी सॉरी वो खसरा गिरदावरी जिसे कहते हैं, शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म 24। अब 24 में एक फॉर्म है उसमें मेंटेन करेगा रजिस्टर जिसमें वो खसरा गिरदावरी लिखेगा। अब फॉर ईच स्टेट अ रजिस्टर ऑफ चेंजेस इन कल्टिवेशन पैशंस एंड रेंट टू बी नोन एज रजिस्टर तगयुरत खशियत shall be also be maintained by the Patwari in Form 24, and in which he will enter such harvest wise changes are not disputed, and will incorporate the same in the register Girdavri after due checking and attestation thereof by field Kanungo and the circle revenue officer। अब वो कहता है कि हर स्टेट के लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें कल्टीवेशन की इन्वेस्टिगेशन हो, वो इंस्पेक्शन होगी, और उसके हवाले से जो भी डिटेल्स होगी वो सारी उस रजिस्टर गिरदावरी में लिखी जाएगी, और उसको चेक और अटेस्ट करेगा जो भी फील्ड कानून को है उस सर्कल या फिर सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा वो उसको चेक भी करेगा और अटेस्ट भी करेगा। 39A फर्द रफ्तार गिरदावरी। The schedule of program for crop inspection for Raftar Girdavri shall be so arranged that at the time of Kharif and Rabi Girdavris, the Patwari should first take up the state for which the periodical record is to be prepared. A copy of the Fard Raftar Girdavri shall be sent by the Patwari in advance to the chairman of the respective union council, who may depute one of the members of the union council to be present at the time of harvest inspection by the पटवारी। अब वो कहता है कि जो एक शेड्यूल प्रोग्राम के तहत जो भी क्रॉप इंस्पेक्शन हुई है उसकी फर्द रफ्तार गिरदावरी भी एक अरेंज की जाएगी जो कि फसल रबी और खरीफ गिरदावरी की हवाले से होगी, और उस वक्त के पटवारी जो है उसके ऊपर पीरियडिकल रिकॉर्ड उसका मेंटेन करेगा, और उसकी कॉपी जो है वो सेंड करेगा पटवारी इन एडवांस टू द चेयरमैन ऑफ रिस्पेक्टिव यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को उसकी वो कॉपी देगा, जो कि who may depute one of the members of union council to be present at the time of harvest inspection of by the पटवारी जब इंस्पेक्शन करेगा उस हार्वेस्ट की तो उससे पहले वो एक फर्द रफ्तार गिरदावरी बनाएगा, और वो फिर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को देगा, और चेयरमैन जो है वो अपने किसी भी मेंबर को वहाँ पर भेजेगा जहाँ पर पटवारी ने इंस्पेक्शन करनी है। आगे है जी रूल 40 करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन द क्रॉप इंस्पेक्शन रजिस्टर। No alteration shall be made in the register Girdavri after the dhal batch of respective harvest has been drawn up, except with the sanction of the collector. If at the time of preparation of register Hakdaran Zameen an entry in the register Girdavri is found to be incorrect, it shall nevertheless be retained unaltered, and the correct entry shall be noted in red ink in the remarks कॉलम एंड शेल बी अटेस्टेड बाय द कानून को। अब वो कहता है कि करेक्शन ऑफ एंट्रीज जो कि क्रॉप इंस्पेक्शन में रजिस्टर जो है उसमें जितनी भी एंट्रीज की जाएंगी वो करेक्ट होनी चाहिए, और उसके अलावा कोई उसमें अल्ट्रेशन नहीं की जाएगी। मतलब एक दफ़ा जो रिपोर्ट बन जाएगी तो वो ही लिखी जाएगी, सिवाय इसके कि
कलेक्टर की सैंक्शन ले ली जाए, मतलब अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है या कोई और चेंजिंग उसमें करनी है तो फिर कलेक्टर जो है वो अलाउ करेगा। और जो रजिस्टर्ड हकदारान ज़मीन है और उसकी एंट्री जो उस रजिस्टर्ड गिरदावरी में फाइंड अगर इनकरेक्ट हुई है तो फिर ये नहीं चेंज की जाएगी, अनअल्टरेबल है। और करेक्ट जो उसमें करेगा तो वो भी नोट करेगा रेड इंक में, और रिमार्क्स ऑफ कॉलम एंड शैल बी अटेस्टेड बाय द कानून का, तो फिर वो उसको अटेस्ट भी करेगा कि ये इसमें अगर कोई चेंजिंग की गई है तो क्यों की गई है और कैसे की गई है। 41. Failure of crop to be entered in the registered Girdavri. When a crop fails to germinate or dries up or is destroyed by calamity of season of or the yield falls short of the normal outturn or corresponding entry of the failure of crop kharaba shall be made in the registered गिरदावरी फॉर्म 24 एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट इंस्पेक्शन। अगर कोई जो क्रॉप है वो किसी भी वजह से ख़राब हो गई है तो उसकी ख़राबी की वजह भी उसमें इंस्पेक्शन फॉर्म 24 में लिखी जाएगी। इन एरियाज इन विच लैंड रेवेन्यू इज असेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट्स अंडर क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 56 और स्टेटमेंट ऑफ खराबा शेल बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म 25। और वो एरिया जहाँ पर लैंड रेवेन्यू असेस किया गया है प्रिस्क्राइब रेट्स के हवाले से, और 56 के सब सेक्शन 3 और क्लास बी के तहत, तो फिर उसकी स्टेटमेंट अगर कोई ख़राबी की स्टेटमेंट है तो वो प्रिपेयर की जाएगी 25 में, अदरवाइज बाकी सारी 24 में की जाएंगी। The entries in the statement of Kharaba shall be checked on the spot, sent by percent by the Kanungo, 50% by the Naib Tahsildar, Head Munshi or Tahsildar, and 25% by the Assistant Collector of the first grade. अब वो कहता है कि जो भी एंट्री उस स्टेटमेंट उस खराबा के की गई हैं वो चेक की जाएगी ऑन द स्पॉट, उसी वक्त चेक की जाएंगी। और कानून को करेगा 50% और नायब तहसीलदार करेगा 20% और बाय द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड। The checking of statement of Kharaba shall be carried out within 15 days following the day on which the crop inspection by the पटवारी is concluded। और जो भी स्टेटमेंट चेक की जाएगी खराबा की वो कैरिड आउट की जाएगी 15 दिन के अंदर, उस दिन से जिस दिन क्रॉप की इंस्पेक्शन की थी पटवारी ने। 42 स्केल ऑन विच रिलीफ टू बी गिवन। Deductions of Kharaba shall be entered in accordance with the following scale, taking 100 पैसा as the average yield of a crop। अब जो अगर कोई फसल ख़राब हो गई है तो फिर उसको डिडक्शंस दी जाएंगी, मतलब रिलीफ दिया जाएगा, उससे वो पैसे के हवाले से कमी कर दी जाएगी। यील्ड मोर देन 75 पैसा नो डिडक्शन। अगर कोई यील्ड जो है 75 पैसे से ज़्यादा किया तो फिर कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी। यील्ड मोर देन 50 पैसा बट नॉट मोर देन 75 पैसा एरिया, डिडक्ट 1/4 ऑफ सोन। यील्ड मोर देन 75 पैसा बट नॉट मोर देन 50 पैसा एरिया, डिडक्ट 1/2 ऑफ द सोन। सोन से मुराद जो बीज बोया गया है उसका। यील्ड नॉट मोर देन 25 पैसा, डिडक्ट होल सोन एरिया। अब explanation: when the crop has been cut before the field is inspected, the crop shall be presumed to have matured and no deductions for kharaba under this rule shall be allowed। 2. अगर कोई क्रॉप कट की गई है फील्ड से इंस्पेक्शन से पहले तो फिर क्रॉप जो है वो प्रिज्यूम की जाएगी कि वो मेच्योर्ड टू हैव मेच्योर्ड एंड नो डिडक्शंस फॉर खराबा अंडर दिस रूल शैल बी अलाउड। अगर इंस्पेक्शन के बाद उसकी कोई खराबी जो है मेंटेन की जाती है फिर डिडक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इन केस एंड लैंड ओनर हैज़ ऑब्जेक्शन टू खराबा allotted by the patwari or कानून को, his objection shall be noted in the remarks column of form 25 and the Tehsil Naib Tehsildar Munshi shall pass order after personally inspecting the survey खसरा numbers concerned। लेकिन अगर कोई लैंड और ऑब्जेक्शन करता है उस खराबा के ऊपर जो कि पटवारी ने अलॉट की है तो फिर उस ऑब्जेक्शन को नोट किया जाएगा और उसके रिमार्क्स के लिखे जाएंगे फॉर्म नंबर 25 में। और तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो है हेड मुंशी है वो ऑर्डर पास करेगा उसको पर्सनली इंस्पेक्ट करने के बाद। 43. Circumstances under which no Kharaba statement is to be prepared. In the event of widespread calamity such as floods or hailstorms or locust, the collector may dispense with the preparation of statement of Kharaba prescribed under Rule 41(2).
अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी की वजह से मतलब सैलाब की वजह से या फिर वो तूफ़ानी बारिश की वजह से या वो टिड्डियाँ जो फसलों को खा जाती हैं उसकी वजह से अगर कोई ख़राबी हुई है तो फिर उसको डिस्पेंस विद कर देगा प्रिपरेशन को स्टेटमेंट ऑफ खराबा को, जो कि प्रिस्क्राइब की गई 141 रूल 2 के तहत। पार्ट 6 डिमांड स्टेटमेंट्स धल बच डिमांड स्टेटमेंट्स बच पेपर्स 44 इन ईच स्टेट a distribution of revenue dhal bach of fixed maliya mustaqil or in the form of prescribed rates gair mustaqil shall be prepared by the patwari khewat wise in form 26 or form 27 as the case may be in the areas where collection of revenue is made by tappedar or the tappedar patwari shall prepare a bill of assessment in respect of each landowner in form of 28 and deliver the same to him. In the areas where collection of revenue is made through headman Lambardar, the Patwari shall prepare a copy of Dalwach headman wise showing the particulars of each landowner and deliver the same to the headman Lambardar. अब वो कहते हैं कि अगर तो प्रॉपर्टी जो है वो उसकी जो डिमांड है रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रिपेयर की जाएगी और उसका पटवारी जो है लिखेगा केवट वाइज 24 और 26 से 27 वाले फॉर्म में ना। और अगर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू पटवारी के जरिए हो रही है और वो असेस कर रहा है तो फिर वो ईच लैंड ओनर जो है उसको 28 में लिखेगा और डिलीवर इसको कर देगा उसके पास। और अगर कलेक्शन जो है वो हेडमैन यानी लंबरदार कर रहा है तो फिर पटवारी एक प्रिपेयर करेगा धलबच और वो उसको हेडमैन वाइज पर्टिकुलर लिखेगा उस लैंड ओनर्स के, उसको डिलीवर कर देगा हेडमैन को लंबरदार को। पार्ट 7A collection of land revenue by lambardars 45 place of payment land revenue shall be paid at the office of the tehsil to which the state belongs except in the following cases। अब लैंड रेवेन्यू जो भी है वो पे किया जाएगा उस तहसील के ऑफिस में जिस तहसील में वो स्टेट बिलोंग कर रही है, लेकिन सिवाय इन फॉलोइंग केसेस के। वो कौन कौन से केसेस हैं? वेयर द तहसील ट्रेजरी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी, अगर तहसील का कोई ट्रेजरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इनकॉर्पोरेट हो गया है। द पेमेंट शैल बी मेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी, तो फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में ही पेमेंट की जाएगी। फिर तहसील का तो वो रहा ही नहीं ना, तो फिर कैसे की जाएगी? एक्सप्लेनेशन 1 द हेडमैन शैल प्रेजेंट द अर्ज इट्स ऑल फॉर्म 29 टू द तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट वसील वकी नवीस at the tehsil who shall verify the correctness and proper distribution of the amount tendered by reference to the headman demand statement village Khatuni and shall prepare receipts dakhlis from form 30 it triplicate shall sign them and shall obtain a signature of the tehsildar or naib tehsildar head munshi thereon the headman shall take the money and 3 copies of the receipt to the treasury and deposit the amount in the treasury। तो वो उस अमाउंट की वो कॉपीज़ की ट्रेजरी जो रसीट है उसकी 3 कॉपीज़ बनाई जाएंगी और उसको डिपॉजिट किया जाएगा ट्रेजरी में। एक्सप्लेनेशन 2 द हेडमैन में पे लैंड रेवेन्यू रेट्स एंड सेस etc by means of a crossed check in favor of the tehsildar concerned along with the arz irsal referred to in explanation 1 or revenue money order in favor of the tehsildar concerned, in which case the entries of arz irsal shall be copied on the coupon of the money order form। Explanation 3 is that if the land revenue cases etc are paid by means of check or revenue money order, the tehsil concerned shall arrange for the deposit of the same into the treasury in the manner referred to in explanation 1, where a special arrangement has been made with the sanction of the collector authorizing any person to pay land revenue direct into the district treasury. The payment shall be made as provided in clause A, where special permission of the commissioner has been given authorizing any person to pay land revenue into the headquarters treasury of another district within his division or with the concurrence of the commissioner concerned into the headquarters treasury of any district in another division of the West Pakistan, the payment shall be made at the place so approved। जो भी जगह अप्रूव होगी वहाँ पर पेमेंट की जाएगी, कमिश्नर जो ऑर्डर करेगा।
अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन। द कंटिन्यूance of such special arrangement shall depend on the punctual payment of the revenue and on any arrear falling due to the collector or the commissioner, as the case may be, shall make an order cancelling the arrangement। अब अगर कोई स्पेशल अरेंजमेंट बनाई गई है तो फिर वो पंक्चुअली पेमेंट उस रेवेन्यू के हवाले से होंगी, और अगर कोई एरियल फॉरन ड्यू है तो फिर कलेक्टर या कमिश्नर जो भी केस है वो उसको पर ऑर्डर करेगा कैंसिल द अरेंजमेंट, तो वो अरेंजमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय टप्पेदार। पहले था कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय लंबरदार, और अब टप्पेदार। टप्पेदार पटवारी को कहते हैं। 46 पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रेट्स एंड सेसेस। ऑल पेमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू rates and cesses shall be made to the tappedar concerned, who shall issue receipts in form 1 to the landowners in token of having received the government dues from them. The tappedar shall deposit the amount in the treasury form 30, which shall be checked and signed by the revenue accountant and the मुख्तियार कार और हेड मुंशी। तमाम पेमेंट जो लैंड रेवेन्यू के है वो टप्पेदार को दी जाएंगी, और वो जो है उसको एक रसीद जारी करेगा और फॉर्म 30 में जमा करेगा, और फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा देगा, जिसको अकाउंटेंट जो है वो साइन करेगा उसके ऊपर। वेयर अ स्पेशल अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड द सैंक्शन of the collector authorizing any person to pay land revenue in direct land revenue direct into the government treasury, the payment shall be made from 30, which shall be checked and signed by the revenue accountant and मुख्तियार और हेडमैन। मतलब डायरेक्ट भी टप्पेदार को भी जमा करवाए जा सकते हैं लैंड रेवेन्यू, उसके अलावा डायरेक्ट ट्रेजरी में भी जमा करवाए जा सकते हैं, लेकिन कलेक्टर के ऑर्डर के बाद। The land revenue may remit the amount of land revenue or other dues by means। लैंड ओनर जो है वो रिमिट भी कर सकते हैं अमाउंट लैंड रेवेन्यू को, या फिर अदर ड्यूज बाय मीन्स अ क्रॉस्ड चेक इन फेवर ऑफ द मुख्तियार कार कंसर्न अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ द बिल ऑफ असेसमेंट। क्रॉस चेक के जरिए, उसके अलावा रेवेन्यू मनी ऑर्डर इन फेवर ऑफ द मुख्तियार कार कंसर्न, इन विच केस द एंट्रीज ऑफ बिल ऑफ असेसमेंट शैल बी कॉपीड on the coupon of the money order form, or in the aforesaid cases the mukhtiar car concerned shall arrange for the deposit of the amount in the treasury in form 30। आगे है जी 47 सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय मुख्तियार कार हेड मुंशी सुपरवाइजिंग टप्पेदार एंड टप्पेदार। आल मुख्तियार कार हेड मुंशी सुपरवाइजिंग टप्पेदार and tappedar shall before entering upon their office furnish security in the amounts respectively shown there hereunder against them either by deposit of securities of the central government duly endorsed accompanied by a power to sell or in form 31। अब जो ये सारे अहदेदारान हैं वो सिक्योरिटी जमा करवाएंगे कितनी। मुख्तियार कार जो है वो 10,000 जमा करवाएगा, हेड मुंशी 5,000, सुपरवाइजिंग टप्पेदार 5,000 और टप्पेदार 5,000 सिक्योरिटी जमा करवाएगा अपने ओहदे में आने से पहले। सिक्योरिटी शैल बी डिपॉजिटेड विद द कलेक्टर, कलेक्टर को जमा करवाएंगे ये सिक्योरिटी। 48 है जी श्योरिटी टू बी लाइबल इन द सेम मैनर एज प्रिंसिपल। द श्योरिटी और श्योरिटीज ऑफ द ऑफिसर्स referred to in Rule 47 shall be liable to be proceeded against jointly and severally in the same manner, or as his or their principal is liable to proceeded against in case of default, and notwithstanding such principal may be proceeded against, provided that in any case of failure of discharge or make good any sum of money due to government, no greater sum than is sufficient to cover any loss which government may actually sustain by the default of the principal shall be recovered from the surety or sureties as the amount which may be due from such surety or sureties under the terms of security bond executed by him or them। वो कहता है कि जो अगर जो श्योरिटी दी गई हैं इस 47 के तहत, मतलब वो जो टप्पेदार है हेड टप्पेदार है, तो वो उन्होंने जितनी भी श्योरिटी जमा करवाई है तो उसको वो रिकवरेबल होंगी अगर उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट किया है या कोई लॉस सस्टेन किया है गवर्नमेंट को, तो उसके अगेंस्ट में वो उससे रिकवर करवा दी जाएगी वो अमाउंट जो उन्होंने उसकी श्योरिटी दी थी। और अगर वो नहीं इस तरह का कोई होता तो फिर वो उनका वापस भी की जा सकती है। 49 liability of surety not affected by death of principal or by his taking a different appointment। The liability of the surety or sureties shall not be affected by the death of a principal or by his appointment to a post different from that which he held
when the bond was executed, but shall continue so long as the principal occupies any person, any post in which security is required, and until his bond is cancelled. वो कहता है कि जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं करेगी प्रिंसिपल की डेथ को या उसकी अपॉइंटमेंट को पोस्ट जो कि उसकी मतलब अपॉइंटमेंट किसी और डिफरेंट पोस्ट पर अगर हो गई है तो अभी श्योरिटी की वो अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन उसका जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि वो कोई भी पोस्ट ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जब उसकी वो पोस्ट ख़त्म हो जाती है तो वो फिर श्योरिटी भी ख़त्म हो जाएगी। 50. How surety may withdraw from further liability. Any surety, whether under a separate or joint bond, may withdraw from his suretyship at any time on his standing in writing and stating in writing to the officer to whom the bond has been given that he desired to so to withdraw, and his responsibility under the bond shall cease after 60 days from the date on which he gives such writing as to all demands upon his principal concerning money from his for which his principal may become chargeable after the expiration of such period of 60 days, but shall not cease as to any demands for which his principal may have become liable for before the expiration of such period, even though the facts establishing such liability may not be discovered till afterwards. अब वो कहता है कि श्योरिटी जो है वो किसी भी वक्त अपने उस ऑफिसर को जिस ऑफिसर के पास वो श्योरिटी दी गई थी उसके अपने आप को डिस्चार्ज लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करवा सकता है, और उस लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के बाद वो सारी के सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 60 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उस प्रिंसिपल के 60 दिन में अगर उसका कोई डिमांड बनती है तो फिर वो ख़त्म नहीं होगी, वो उसको क्लेम कर सकता है। 51. Registered of sureties. The collector shall keep a register in Form 32 of all sureties furnished by each officer in his district. Collection of rates and cesses. 52. Number of installments and amount where the annual land revenue of an estate is payable at one harvest on the demand of each year from the estate on account of rates and cesses shall be paid at the same harvest. जिस हार्वेस्ट में वो रेवेन्यू देना है उसी हार्वेस्ट में तो उसी कास्ट के टाइम पर ही वो पे किया जाएगा। अब पूरे साल में in all other cases the demand of each year from an estate on account of rates and cess shall be paid in 2 installments, with one at kharif harvest and the other at rabi harvest, and each installment shall bear the same proportion to the total demand of the year as the installment or on installment of land revenue or due on the estate for the same harvest bear the total land revenue payable by the state for the same year. अब पूरे साल में 2 दफ़ा हार्वेस्ट होती है, एक फसल खरीफ में और एक रबी में, तो दोनों टाइम पर ही 2 इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा रेवेन्यू पे किया जा सकता है। अब 53. रेट्स एंड सेस पेड अलॉन्ग विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. रेट्स एंड सेसेस ड्यू एट ईच हार्वेस्ट शैल बी पेएबल ऑन द डेट ऑन विच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम द सेम स्टेट on account of the same harvest is payable, and except by these rules is otherwise provided at the revenue office appointed for the receipt of land revenue due to government in the same तहसील. अब रेट्स और सेस जो है वो फर्स्ट ड्यू जो है वो हर हार्वेस्ट के वो पेएबल किए जाएंगे उसी डेट के ऊपर जिस दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी रेवेन्यू डेट की, और उसके अलावा ऑन अकाउंट ऑफ द सेम हार्वेस्ट इज पेएबल एक्सेप्ट एज बाय द रूल्स इनवाइटेड. अगर रेवेन्यू ऑफिसर को ये पॉइंट कर देगा इस हवाले से कोई रूल्स जो प्रोवाइड करेगा तो उसके मुताबिक चला जाएगा, अदरवाइज उसके ऊपर रिसीट ऑफ लैंड दी जाएगी जो कि गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूज हैं उसके जो उसने पे करने हैं उस सेम तहसील में उसका रिकॉर्ड होगा. 54. रूल्स इन द केस ऑफ स्टेट्स इन विच नो लैंड रेवेन्यू इज पेएबल. वो रूल्स जहाँ पर कोई लैंड रेवेन्यू पेएबल नहीं है उस पर क्या होगा. वेयर नो लैंड रेवेन्यू इज पेएबल इन बाय एनी स्टेट द रेट्स एंड सेस ड्यू देयर फॉर्म शैल बी payable by the same installments and dates by the rates and cess with of the adjacent states are payable. And the collector shall by order determine the installments as the dates which are applicable under this rule. अगर लैंड रेवेन्यू पेएबल नहीं है किसी के ऊपर तो वहाँ पर जितने भी रेट्स और सेस हैं उसकी कलेक्शन जो है वो उस इंस्टॉलमेंट उसी इंस्टॉलमेंट के ऊपर की जाएगी और उसको उसकी जो कैलकुलेशन है वो
एडजेसेंट स्टेट मतलब उसके साथ जो जुड़ी हुई दूसरी स्टेट है उसके ऊपर जितना भी रेट है तो वो उस हिसाब से उसकी कलेक्शन कर ली जाएगी। 55% ऑफ रेट्स and cesses not payable to government, a headman when paying an installment of rates and cesses as required by Rule 53 shall, subject to the provisions of Clause A from of Rule 24, be entitled to withhold the लंबरदारी फ़ी। अब कोई भी जो हेडमैन है वो जब भी पे कर रहा होगा इंस्टॉलमेंट और रेट्स या फिर उस रेट्स की इंस्टॉलमेंट की या सेस की इंस्टॉलमेंट जो कि रिक्वायर्ड किए गए 53 ने, तो वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लास ए ऑफ रूल 24 बी एंटाइटल्ड टू विद होल्ड नंबरदारी फी, तो वो नंबरदारी फी विद होल्ड करने के बाद पे करेगा। रिकवरी ऑफ एरियर्स 56 एप्लीकेशन ऑफ हेडमैन ऑफ फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स फ्रॉम डिफॉल्टर्स। When headman wants to make recovery of land revenue on any sum recoverable as an arrear of land revenue under section 113, he shall make an application to the revenue officer stating herein the name and description of the defaulter, the area of which recovery is desired, the circumstances which have made the application necessary. Any number of defaulters residing in the same state may, at the discretion of the revenue officer to whom the application is made, be included in the same application, but the area due from each defaulter shall be separately स्पेसिफाइड। जो भी डिफ़ॉल्टर करेगा उसके हवाले से भी सेपरेट डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी कि उसने डिफ़ॉल्टर का नेम, उसने कितना एरियर देना है और क्यों, सर्कमस्टांसेस जो उसने जिस वजह से नहीं दिया या जो भी नेसेसरी एप्लीकेशन होगी। 57 डिफ़ॉल्टर टू बी समन्ड। अब डिफ़ॉल्टर को बुलाया जाएगा इफ़ द एप्लीकेशन इज़ इन प्रॉपर फॉर्म एंड द एरियर ऑफ विच रिकवरी इज़ डिजायर्ड हैज़ नॉट बीन ड्यू फॉर मोर देन 6 months, the revenue officer shall fix date for the hearing of the case and shall serve a notice of demand in form 33 on the defaulter together with a notice requiring him to appear on the date so fixed if the demand has not in the meantime been paid। अब वो कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन जो है कि वो प्रॉपर फॉर्म में दी गई और एरियर ऑफ रेवेन्यू जो है उसके जो उसने पे करने हैं उसको 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हैज़ नॉट बीन ड्यू फॉर मोर देन 6 months, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम भी नहीं हुआ, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो फिक्स करेगा हियरिंग उसको और नोटिस उसे सर्व करेगा जो कि फॉर्म 33 में लिखे हुए डिफाल्टर को, और उसके साथ उसे ऑर्डर करेगा कि वो अपेयर हो उस डेट फिक्स के ऊपर और डिमांड हैज़ नॉट बीन इन द मेन टाइम वेट, और बताए कि क्यों नहीं उसने पे की। इफ़ द एरियर हैज़ बीन ड्यू फॉर मोर देन 6 months, लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो फिर द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, तो फिर एप्लीकेशन जो है उसकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। द अनलेस द एप्लीकेंट सेटिस्फाइज द रेवेन्यू officer that delay in realizing the arrear is not due to his neglect and if he is so satisfied the revenue officer shall proceed as in sub rule 1। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई कर देता है लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को कि उसका डिले जो है वो उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ और रेवेन्यू ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन के बाद वो उसको फिर प्रोसीड कर सकता है, मतलब हियरिंग उसकी सुन सकता है और उसके इसके परसू करेगा वो। 58 रिकवरी ऑफ एरियर्स फ्रॉम डिफॉल्टर्स ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर अटेंडेंस of the defaulter or any subsequent date on which the matter may be adjourned, the revenue officer shall make an inquiry into the existence of arrear, and if it is proved, he shall record an order stating the amount of the arrear and the person who is the defaulter, and shall thereafter proceed to recover the same। अब एरियर्स रिकवरी ऑफ एरियर्स फ्रॉम डिफॉल्टर से एरियर की रिकवरी कैसे की जाएगी, उस फिक्स डेट पर जो उसने डिफॉल्टर ने अटेंड होना था या सब्सिक्वेंट डेट पर जो भी एडजर्न की गई है रेवेन्यू ऑफिसर के ज़रिए, तो वो इंक्वायरी करेगा उस एरियर के एग्जिस्टेंस के हवाले से। अगर वो प्रूव हो जाती है तो फिर वो रिकॉर्ड करेगा ऑर्डर, वो अमाउंट स्टेट करेगा जो उस डिफॉल्टर ने पे करनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड किया उसकी रिकवरी ली जाएगी। 59 sale under section 88 or section 90 to be preceded by attachment when it is proposed to sell a holding or any other movable immovable property under section 88 or section 90, such holding or immovable property shall in the first place be attached in the manner provided in section 85। The sale of immovable property shall be conducted
बाय रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ तहसीलदार। अब ये सेक्शन 85, 88 और 89 जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का सेक्शन है, उसके तहत उसकी अटैचमेंट की जाएगी या सेल की जाएगी और वो रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। चार्ज process fee 60 charge for service of process for the service of every notice of demand, warrant or other process of the for the collection of revenue under chapter 8 and 9 the act. The following charges shall be made where the revenue involved is rupees 10 or less 1.50, where the revenue involved is more than rupees 10 and less than rupees 1000 तो 5 rupees चार्ज किए जाएंगे। where the revenue involved is rupees 1000 and above तो 10 rupees चार्ज किए जाएंगे। अच्छा जी, आगे है पार्ट 8 रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। 61 पावर टू सैंक्शन रिमिशन। द डेलीगेशन ऑफ पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू आर एज अंडर रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फुल पावर्स। कमिश्नर के पास भी फुल पावर्स होंगे किसके वाले से, रिमिशन के लिए, डेलीगेशन ऑफ पावर के। रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग क्लैमिटीज, क्लैमिटीज मतलब नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं जो। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास फुल पावर्स होंगी और कमिश्नर के पास 10,000 रुपीज़ तक की पावर होगी और डिप्टी कमिश्नर के पास 1,000 तक की। पार्ट 9 सर्वे एंड बाउंड्रीज। 62 demarcated areas of forest land etc owned by government to be considered states. All demarcated areas of uncultivated and forest land owned by government are declared to be state within the meaning of the act. जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड है और फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी समझी जाएगी इस एक्ट के तहत। 63 सर्वे मार्क्स। द सर्वे मार्क्स डिफाइंड इन क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 4 सेट अप बाय द सर्वे ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिकल स्टेशंस, बेस लाइन स्टोन्स प्लेस्ड इन द कोर्स ऑफ रिवरियन सर्वेस, ट्रेवर्स station in states not surveyed on the square system, other traverse data such as cornerstones indicating blocks in the rectangulation international boundary pillars। मतलब इनमें से किसी भी चीज़ के ज़रिए से जो भी बाउंड्री लगाई गई है उसके अंदर वो सर्वे किया जाएगा। 64 बाउंड्री मार्क्स। द फॉलोइंग बाउंड्री मार्क्स शैल बी इरेक्टेड बाय और अंडर द ऑर्डर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। ट्राई जंक्शन पिलर शहादास एट एवरी पॉइंट। बाउंड्री मार्क अब किस तरीके से लगाए जाएंगे, वेयर द बाउंड्री ऑफ मोर देन 2 स्टेट्स मीट एंड एट सच अदर प्लेसेस ऑन द बाउंड्री लाइन एज मे बी नेसेसरी फॉर द कन्वीनियंट डिटर्मिनेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ एन स्टेट। अ ट्राई जंक्शन पिलर ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन शैल बी कंस्ट्रक्टेड। अब 2 स्टेट के दरमियान जो बाउंड्री होगी वहाँ पर एक ट्राई जंक्शन पिलर किया वो बनाया जाएगा और वे इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, मटेरियल उसका अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन, मेसनरी ऑफ स्टोन और बर्nt ब्रिक विद लाइम वाटर इफ मेसनरी अपर सरफेस टू बी प्लस्टर्ड विद पक्का लाइम प्लस्टर shape. If a stone block in length and breadth not less than 18 inches in depth or not less than 3 feet. If masonry cubic each edge of the cube not less than 3 feet long. अब पोजीशन तीसरा पढ़ लो फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। द लोएस्ट साइड ऑफ द पिलर to be accurately bedded upon a leveled surface and only half the pillar to be above ground। अब वो कहता है उसका मटेरियल जो है या तो वो स्टोन ब्लॉक हो, कोई स्टोन का बना हुआ है, या फिर मशीनरी मतलब मिस्त्री ने उसको उस स्टोन का बनाया हो किसी ईंटों के ज़रिए या फिर कोई लाइम के ज़रिए, कोई किसी भी चीज़ से मतलब वो भी बनाएगा और उसको प्लस्तर मतलब एक तरह की अगर वो दीवार टाइप खड़ी कर सकता है तो वो पक्के प्लस्तर के ज़रिए उसके ऊपर प्लस्तर करेगा, मतलब वो टूटे नहीं आसानी से। और उसकी शेप क्या होनी चाहिए, वो स्टोन ब्लॉक की शक्ल में होना चाहिए जिसकी लेंथ या ब्रेड्थ जो है वो 18 इंचज़ उसकी से कम नहीं होनी चाहिए और उसकी डेप्थ जो है वो 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए।
और अगर मेसनरी ने उसको क्यूबिक में किया तो उसके चार किनारे जो हैं वो क्यूबिक जो है वो 3 फीट लॉन्ग होने चाहिए, और जो उसकी पोजीशन होगी वो हाफ जो है वो ज़मीन के अंदर धंसा होना चाहिए और हाफ उस ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। अब आगे बुर्जिस एट एवरी एंगल ऑन द बाउंड्री लाइन बिटवीन टू सिहाज a बुर्ज माउंट और दरी मड पिलर और स्टोन स्लैब शैल बी सेटअप। अब हर बाउंड्री के हर एंगल लाइन के ऊपर एक दरमियान में, मतलब जहाँ पर एक एंगल बन रहा है, दो बाउंड्रीज इकट्ठी हो रही हैं, तो वहाँ पर एक बुर्ज बनाया जाएगा। एट एवरी कॉर्नर ऑफ द सर्वे स्क्वेयर्स और रेक्टेंगुलर्स अ मेसनरी और स्टोन पिलर शैल बी सेट अप। 65 land measurement of survey. The land measurement or survey may be on square system or on rectangulation system or on kishtwari system. Measurement in original shape of the survey khasra number in the hilly tracts or riparian areas or similar lands where the measurement or survey is not practicable in accordance with the square or rectangulation system. अब रेक्टेंगुलेशन सिस्टम के हिसाब से या स्क्वायर सिस्टम के हवाले से उसकी मेजरमेंट की जाएगी। 66 साइज ऑफ एरिया और सर्वे खसरा नंबर notwithstanding the provisions of subsection 1 of section 133 survey khasra number which have already been made of less than 1 acre in area or which may be so made under the order of the collector in this behalf, and any survey khasra number separately entered in the record of rights or the periodical record shall irrespective of its area be deemed to have been made under this act। मतलब इस साइज के हवाले के जो सॉरी क्या कह रहा हूँ, नॉट विस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 133 वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के 133 के 1 के तहत कोई भी सर्वे या खसरा नंबर जो है ऑलरेडी अगर कोई बन गया तो वो 1 एकड़ से कम का नहीं होने चाहिए, और जो भी एरिया कलेक्टर है या उसके बिहाफ पर कोई सर्वे या खसरा नंबर सेपरेटली एंटर कर रहा है किसी भी रिकॉर्ड में ऑफ राइट्स में या फिर पीरियडिकल रिकॉर्ड्स में, तो वो इस एरिया से इरिस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव होना चाहिए एंड बी डीम टू हैव बीन मेड अंडर द एक्ट। तो वो समझा जाएगा कि वो इसी एक्ट के तहत ही बना है, मतलब कलेक्टर के पास पावर होगी कि वो उसको मेजर करेगा। 67 कंडीशंस फॉर एंड रिस्ट्रिक्शंस अपॉन सब डिवीजन of survey khasra number. Survey khasra numbers may be divided into so many subdivisions as may be required in connection with the acquisition of rights referred to in subsection 1 of section 42 or for any other reasons with the sanction of the collector. The area and land revenue of such subdivisions shall be entered in columns 11 and 13 respectively of the mutation register form 35, the supplementary map Tatima Shajara of the respective survey khasra number shall be drawn on the back of the mutation sheet giving the particulars contained in form 14। अब वो कहता है कि कंडीशंस क्या हैं या रिस्ट्रिक्शन क्या है सब डिवीज़न या सर्वे खसरा नंबर के ऊपर। सर्वे खसरा नंबर जो है वो डिवाइडेड किया जा सकता है इनटू सब डिवीज़न में, और जितने भी रिक्वायर्ड होंगे कनेक्शन उसके एक्विजिशन के राइट्स के हवाले से या कोई भी रीज़न जो सैंक्शन करेगा कलेक्टर, तो वो या एरिया जो लैंड रेवेन्यू या सब डिवीज़न एंटर करेगा कॉलम नंबर 11 और 13 में रिस्पेक्टिवली। तो म्यूटेशन रजिस्टर का जो फॉर्म नंबर 35 है या सप्लीमेंट्री मैप है जिसको ततीमा शजरा कहते हैं। द रिस्पेक्टिव सर्वे खसरा नंबर शैल बी ड्रॉन ऑन द बैक ऑफ द म्यूटेशन, तो वो उस म्यूटेशन के बैक साइड पर ड्रॉ किया जाएगा, मतलब उसका नक्शा बनाया जाएगा और उसमें पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे सारे फॉर्म 14 वाले। अब पार्ट 9 a demarcation of land and eviction of unauthorized land owners। 67 a demarcation of land, an application under section 177 for defining the limits of an estate, a holding, a field or any portion thereof shall contain the following particulars: designation of the revenue officer to whom it is addressed, name, parentage and address of the applicant, and if the applicant is
a minor or a person of unsound mind, the name, parentage, and address of his guardian or of a male member of his family, name, parentage, and address of the person or person against whom the application is made, and if he is or any of one of them is a minor of unsound mind, the name, parentage, and address of his guardian or male member of his family, location and full description of the land to be demarcated होता है मतलब जो बाउंड्री लाइन लगाते हैं कि किसकी कितनी जगह बनती है. A brief statement of facts and reason necessitating the making of application, signatures or thumb impression of the applicant, and any other matter which is necessary for the proper disposal of application. An application under Rule 1 shall bear the court fee stamp of ₹1 and shall be accompanied by an attested copy of the latest entry in Register Hakdaran Zameen or Jamabandi relating to the land mentioned in application, and an attested copy of the portion of map of state showing field numbers mentioned in the application. The application shall be presented to revenue officer in charge of the circle in case the land to be demarcated is situated within a tehsil, and the revenue officer in charge of a subdivision in case the limits of the land to be defined extended to an adjoining subdivision or district. On the receipt of such application duly accompanied by attested copies mentioned in sub-rule 2, the revenue officer concerned shall cause the application to be registered in the relevant column of the register or to be maintained in his office in form 33A, fixed time and date for demarcation of boundaries, and cause notice a notice from 33B to be issued in duplicate to the parties to the application. Lambardar of the village in which the land mentioned in the application is situated. Field Kanungo of the circle. Revenue Patwari of the village if the notice is not to be served through him, and any other person whose presence at the time of demarcation of boundary is considered necessary or expedient by the revenue officer. The notice issued under class C of the presiding sub-rule shall be served on the persons mentioned therein in the following modes: at least 1 week before the date fixed for demarcation of land. और उसके अलावा उसने क्या करना है, ये तो सारे हो गए ना, उसने वो पर्टिकुलर्स वगैरह क्या क्या लिखना है, और अब उसने करना क्या है. द नोटिस इशू करेगा वो अंडर क्लास सी प्रीसीडिंग सब रूल शैल बी सर्व टू द पर्सन मेंशन देयर इन. उन पर्सनस को वो नोटिस करेगा और उनको एक हफ्ता पहले नोटिस करेगा जिस दिन उसने डिमार्केशन करनी है. किसने? रेवेन्यू ऑफिसर ने. अब उसने करना क्या? बाय डिलीवरिंग अ कॉपी देयर ऑफ टू द पर्सन मेंशन देयर इन एंड ऑब्टेनिंग हिज सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑन डुप्लीकेट कॉपी इन टोकन ऑफ हिज हैविंग रिसीव्ड द सेम. तो वो उनके थंब इम्प्रेशन लेगा और उस कॉपी के ऊपर जो कि डुप्लीकेट है उसके पास, और उसके ऊपर रिसीविंग लेगा. In case of refusal to receive the notice or absence of such person, by affixing a copy thereof on the outer door of his house or place of residence in the presence of at least one witness, and also by beat of drum at the expense of the applicant. अगर कोई उनमें से नहीं आता और या किसी को नोटिस नहीं हो पाता तो फिर उसकी कॉपी वो उसके दरवाजे पर चस्पा कर देगा, और उसके अलावा वो ड्रम बीट करवाएगा, मतलब ढोल बजवाएगा. जो वो पुराने ज़माने में तो ये बीट और ड्रम चलता था ना, अब तो खैर नहीं होता, अब तो मॉडर्न वे यूज़ करना चाहिए, मतलब उसे फ़ोन कॉल करके बुलाया जाए वगैरह. If any person to be served is residing at a place other than the village in which the land is situated, notice shall be served on him by means of registered post acknowledgement due or by any other means as the revenue officer deems fit. The expenses for such service shall be borne by the applicant. एप्लीकेंट के एक्सपेंसेस के ऊपर उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेज दिया जाएगा वो ऑर्डर उसके. एट द अगर कोई नहीं आता जो at the time and on the date fixed for the demarcation of boundaries, the revenue officer shall, in the presence of the parties and other persons mentioned in class C of sub-rule 4, as may present in response to the notice served to them, cause the measurement of the land to be taken under his personal supervision, strictly in accordance with the instructions and standing orders on the subject issued by the Financial Commissioner and the Board of Revenue from time to time. Soon after taking necessary measurement, the revenue officer, on the basis of data
so collected shall draw up a plan of the encroached area, if any, and shall prepare a report inter alia containing the following details: time, date, and place of demarcation of boundaries, full description of land measured and demarcated, mode and details of the measurements taken, persons in whose presence such measurements were taken, and the other demarcation proceeding took place, and the objection, if any, raised by any one or more of them during that time, limits of the existing possession, including the exact dimensions of the encroached area, if any, and the names of the person found in possession thereof. The land revenue officer after preparing the report shall read out the same to the parties and record their statement as to whether they have understood the proceeding or the party thereof, any party thereof, and have any objection against any portion of statement. अब ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद वो पढ़ के सुनाएगा और पूछेगा कि किसी को इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है. After recording such statement and his opinion thereon, the revenue officer on return to his headquarters shall place the report together with the plan of encroached area and statement of the parties on the file, and cause the particulars of the proceedings entered to in the relevant columns of register maintained in the office form 33A. अब ये सारी स्टेटमेंट वो पार्टीज की रिकॉर्ड करने के बाद वो खुद अपनी ओपिनियन लिखेगा और वापस अपने हेडक्वार्टर एरिया में चला जाएगा और वहाँ पर वो फॉर्म 33A में वो सारे कॉलम्स फिल करेगा, उस प्रोसीडिंग को रजिस्टर करेगा वहाँ पर. हाँ जी, रेवेन्यू ऑफिसर साहब, अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये लैंड रेवेन्यू एक्ट और लैंड रेवेन्यू रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे. उसके बाद आप रेवेन्यू ऑफिसर बन सकते हैं और अच्छे से ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. रेवेन्यू ऑफिसर बनने के लिए आप CSS अगर पास कर लें तो भी उसमें जा सकते हैं, PMS पास करके भी जा सकते हैं. उसके अलावा स्पेशल एग्ज़ाम भी होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के लिए, तो वो भी पास करके आप रेवेन्यू ऑफिसर बन सकते हैं. और ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए कि क्या क्या करना है. चलो जी, थोड़ा सा रह गया, तो आगे चलते हैं. 67B, eviction of unauthorized landowners. An application under section 122 for the eviction of landowner found in wrongful possession of a land as a result of demarcation proceedings taken under section 117 read with rule 67A shall contain the following particulars: name, parentage, and address of the applicant, and in case he is minor or person of unsound mind, parentage and address of his guardian or of a मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, नेम, पेरेंटेज एंड ये सारा दोबारा वही आ गया, इसको स्किप करती हूँ. मतलब उसके सारे पार्टिकुलर लिखेगा. अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो वो उसके पेरेंटेज और फैमिली मेंबर का लिखेगा. लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड एंड पोजेशन ऑफ विच इज़ रिक्वायर्ड, ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ डिमार्केशन प्रोसीडिंग, इट्स रिजल्ट एंड रीजन फॉर द एप्लीकेशन, एनी अदर फैक्ट विच मे बी नेसेसरी फॉर द fair disposal of the application. The application shall bear the court fee stamp of ₹1 and shall be accompanied by a certified copy of the report, including copy of the plan of encroached area prepared by the revenue officer in the demarcation proceeding conducted by him under Rule 67A, and as many copies of application as the number of जितने भी लोग होंगे उतनी कॉपीज वो बनाएगा. द एप्लीकेशन शैल बी addressed and submitted to the collector in charge of subdivision in which the land in dispute is situated, where provided that where the demarcation proceedings are conducted by the revenue officer in charge of subdivision, and the application shall be addressed and submitted to the collector of the district. On receipt of the application, the collector shall fix a date for his hearing and cause its notice in Form 33C together with a copy of the application to be served on the respondent in the manner prescribed in Sub-Rule 5 of Rule 67A. On the date fixed for hearing, the respondent may put up his appearance either in person or through an authorized agent, and may file his reply to the application, the collector, on the same date of hearing or any subsequent date to which the proceedings may be adjourned. After hearing the parties and examining the record, including the file of demarcation proceedings, may direct fresh demarcation proceedings to be taken by the same or any other revenue officer if he is satisfied that the land whose owner
whose eviction from the land has been sought had not no knowledge of the demarcation proceedings, or there was some material irregularity committed by the revenue officer in such proceedings, or accept the application and order eviction of the respondents or any one or more of them who have been found in wrongful possession of the land or any portion thereof, provided that where the proceedings substantially involve a question of title or intricate question of law, the collector shall not pass an order on the merits of application and shall refer the parties to the civil courts. अगर कोई भी proceeding में कोई substantial क्वेश्चन ऑफ लॉ है, टाइटल के हवाले से है या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया है, तो फिर कलेक्टर जो है वो ऑर्डर पास नहीं करेगा और पार्टीज को भेज देगा सिविल कोर्ट के पास। लेकिन सिविल कोर्ट के पास जाने से पहले ही पार्टीज ने कलेक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है इस कोई भी मैटर जो लैंड रेवेन्यू के हवाले से। इफ़ द कलेक्टर ऑर्डर्स फ्रेश डिमार्केशन प्रोसीडिंग टू बी टेकन बाय द सेम और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर shall such revenue officer shall follow the procedure laid down in Rule 67A to the extent and from the stage it become applicable. On the acceptance of the application, the collector shall afford the respondent an opportunity of delivering possession of the disputed land to the applicant within a period not exceeding 1 month, and if he fails to do so, collector on an application made by the applicant shall issue a warrant of eviction in Form 33D, which shall be executed by an official not below the rank of Kanungo with or without police assistance according to the circumstances of each case. अब आगे है जी last but not least, last जो है 11 है part। अच्छा जी 68 appraisement of value of produce before sale when the produce of any land has been attached in pursuance of an order of its attachment and sale addressed to the collector via civil or criminal, the collector shall direct that an appraisement of attached produce be made by a revenue officer or by the kanungo of the circle in which the land is situated within a month of date of receipt of such direction. The produce shall not be sold until the appraisement has been approved by the collector or by a revenue officer appointed by him in this behalf, provided that if the appraisement is not made within the prescribed period, the sale of the produce shall not be delayed merely on this account. अब वो कहता है कि अगर कोई भी प्रोड्यूस जो है वो अटैच की गई है सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के ज़रिए या फिर किसी कलेक्टर के ज़रिए, तो फिर वो जब तक के रेवेन्यू ऑफिसर की अप्रेजमेंट उसके ऊपर नहीं आ जाती तो वो सेल नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं देता और डिले करता है तो फिर इस वजह से डिले नहीं किया जाएगा उस प्रोड्यूस को सेल करने में कि भाई रेवेन्यू ऑफिसर ने अब तक उसके ऊपर कोई अप्रेजमेंट नहीं दी है। 69 एजेंसी टू बी used in conducting sale of the produce of land shall be made by a revenue officer or by the field kanungo of the circle in which the land is situated. The sale shall be conducted in the presence of the headman or member of the union committee, town committee or union committee concerned within the jurisdiction of which the land is situated. अब सेल जो है वो या तो रेवेन्यू ऑफिसर करेगा या फील्ड कानून को सर्कल का करेगा, और वो करेगा हेडमैन की मौजूदगी में या फिर मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल की मौजूदगी में सेल करेगा। 70 डेट ऑन विच पोजेशन इज टू बी गिवन टू डिक्री होल्डर ऑफ सिविल कोर्ट when an order of a civil court is sent to the collector for the execution of a decree for the possession of the land, the collector shall give possession to the decree holder on the date specified in the decree or in the direction issued by the civil court executing the decree. If no date is specified in the decree or by civil court or by the civil court, and the land of which possession is to be given is in the cultivating possession of the judgment debtor, the collector shall at once refer to the civil court for instructions as to whether or not he is to delay execution until any crop which may have been sown by the judgment debtor and is standing on the land has been removed. अब वो कहता है कि अगर कोई सिविल कोर्ट की डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए सिविल कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देती है लैंड रेवेन्यू को
कलेक्टर को, तो फिर वो जो है उसकी एग्जीक्यूशन जिस डेट के ऊपर मेंशन की गई होगी उसी डेट पर ही एग्जीक्यूट करवा देगा। लेकिन अगर डिग्री के ऊपर कोई डेट मेंशन नहीं है और उस ज़मीन के ऊपर जजमेंट डेटर जो है वो उसने क्रॉप उगाई हुई है और वो स्टैंडिंग है, मतलब काश्त के लिए तैयार है, तो फिर वो सिविल कोर्ट को एप्लीकेशन देगा कि वो इंस्ट्रक्शन दे इस हवाले से कि क्या डिग्री की एग्जीक्यूशन फ़ौरन करवानी है या फिर जजमेंट डेटर की काश्त के बाद करवाई जाएगी। पार्ट 11 है जी लास्ट मिसलेनियस 71 विलेज नोटबुक। अ विलेज नोटबुक लाल किताब shall be prepared for each state comprising the following statements: annual area, annual kharif crop, annual rabi crop, annual revenue account, annual transfer of land by owners etc, annual state sales and mortgage of ownership by classes of land, quadrennial abstract of ownership and mortgages, quadrennial abstract of cultivation by owners and tenants, quadrennial abstract of cash rent paid by tenants, quinquennial return of cattle, cards, etc. Assessment: a notebook comprising the statements mentioned in Subrule 1 in a consolidated form shall also be maintained in respect of each assessment circle, tehsil and district. 72 have forms. In addition to the forms specified in the foregoing rules, the following forms also be prescribed: registered हकदारान ज़मीन फॉर्म 34, म्यूटेशन रजिस्टर्ड फॉर्म 35, स्टेटमेंट ऑफ कस्टम फॉर्म 36, रिक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 37, होल्डिंग स्लिप फॉर्म 38, इंटेरोगेटरी फॉर्म 39, रजिस्टर ऑफ मिसलेनियस लैंड रेवेन्यू फॉर्म 40, वारंट ऑफ अरेस्ट फॉर्म 41, वारंट ऑफ कमिटल of defaulter of civil jail form 42, order for the release of defaulter form 43, warrant of distraint form 44, warrant of sale movable property form 45, warrant of transfer of holding form 46, warrant of attachment form 47, proclamation of sale form 43, a certificate of sale form 49, instrument of partition form 50, a register showing the amount of fee realized by Patwari for inspection of records and grant of certified copies there form 42, a register showing survey equipments form 52, register of records in the custody of Patwari form 53, statement showing the condition of survey and boundary marks form 54 sorry, register of Patwari circles form 55, workbook for Patwari is form 56, workbook for Kanungos form 57, workbook for Tehsildar and Naib Tehsildar Headman Munshi form 58, list of mortgage with possession form 59, or list of rents form 60, list of Khatuni totals form 61, day book form 62, ledger of demand and collection form 63, balance sheet form 64, register of demand and recoveries of water courses expenses form 65, register of area and assessment cultivation is unsurveyed land form 66। ख़त्म हो गया। ये आगे इसके अपेंडिक्स है जिसमें ये सारे फॉर्म दिए गए हैं और ये फॉर्म जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब जिसको चाहिए होते हैं तो वो यहाँ से देख सकता है इसकी। यह है प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग रोबकार इब्तदाई। अब ये काफ़ी सारे फॉर्म्स इसमें दिए गए हैं और अपेंडिक्स में जितने फॉर्म ये ऊपर जिक्र किए गए ना उस हर रूल के तहत तो वो सारे के सारे फॉर्म जो है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हों और इसी तरह के ही फॉर्म जो है वो प्रैक्टिकली भी मौजूद होते हैं। आप इसको देख लीजिएगा और इस हवाले से जो भी फॉर्म ज़रूरत है तो उस हवाले से इसको पढ़ लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। इसमें ये लैंड रेवेन्यू के रूल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। रूल 72 ही हैं इसके, बाकी ये सारे फॉर्म्स हैं इसके अपेंडिक्स में दिए गए हैं। और लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1967 का वो मैं पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ इसके प्रीवियस लेक्चर में, जो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके वो एक ही लेक्चर में पूरे का पूरा लैंड रेवेन्यू एक्ट है और ये रूल्स जो है वो 2 लेक्चर में हो गया क्योंकि रूल्स काफ़ी डिटेल में पूरा प्रोसीजर इसमें बताया गया है। मज़ीद जो है वो इसी तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे।
तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।